हे दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है आर्ट ऑफ वेडिंग। हम इस चैनल पे वेडिंग फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक खुद वेडिंग फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के बिजनेस के ऊपर ही है। जो टॉपिक है नेचर ऑफ वेडिंग फोटोग्राफी एंड द बिजनेस बिहाइंड इट। आज का टॉपिक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? आप देखिए, आप किसी भी काम में जाएं, किसी भी जॉब में जाएं या फिर बिजनेस करें, आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं वेडिंग फोटोग्राफी एंड बिजनेस का नेचर कैसा है। मतलब अगर हम उस चीज में घुसते हैं, उस प्रोफेशन में घुसते हैं, तो हमें क्या एक्सपेक्टेशन करना चाहिए, हमें कैसा काम करना चाहिए और यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है, एक का कैपेबिलिटी क्या होना चाहिए और लोग आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो आज के टॉपिक का पहला पॉइंट है वेडिंग फोटोग्राफी इज ए फुल टाइम बिजनेस। मैंने कई यंगस्टर्स को देखा है जो इस लाइन में काम करते हैं। वो लेते हैं इसको पार्ट टाइम के हिसाब से कि मैं एक टाइम में मेरा स्टडीज करूंगा और दूसरे टाइम में मैं जब फ्री रहूंगा तब ये फोटोग्राफी में मैं फ्रीलांसिंग करूंगा। ये कई हद तक ठीक भी है, लेकिन अगर आप इसको अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और इस प्रोफेशन को सीरियसली लेना चाहते हैं तो इसे पार्ट टाइम समझने की गलती मत करिए, क्योंकि इसमें बहुत ही एफर्ट एंड बहुत ही टाइम लगता है आपको सक्सेस होने में। और अगर आपके काम के इनिशियल स्टेजेस पे आप इसको पार्ट टाइम के हिसाब से लेंगे तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये बस आर्ट नहीं है, ये एक बिजनेस भी है। और इस बिजनेस के साथ जुड़ा है आपका नाम, आपका फ्यूचर, आपका वैल्यू और जो भरोसा लोग आप पे करते हैं आपका काम देखकर। एक सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए आप इसको पार्ट टाइम में कर रहे हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं। किसी को आपका काम अच्छा लगा तो उसने आपको एक प्रोजेक्ट दिया। आपने प्रोजेक्ट कर तो लिया, लेकिन डिलीवरी के टाइम में ना आपका जो दूसरा काम है उसका थोड़ा प्रेशर आ गया और आपने इस प्रोजेक्ट का डिलीवरी लेट से किया। तो इसका क्या इफेक्ट आएगा? जो आदमी, जो क्लाइंट आपके ऊपर भरोसा करके आपको काम दिया, आपके काम को देख के काम दिया, तो वो जब दूसरे को बोलेगा, वो तो मतलब वो खुद तो निराश होगा ही। वो जब दूसरे को बोलेगा तो वो बोलेगा कि देख, मैंने आदर्श को काम दिया और वो शूट तो अच्छा किया, लेकिन डिलीवर करने के टाइम में बहुत डिले कर रहा है या फिर डिलीवर नहीं कर रहा है। तो ये सब चीजें होती रहती हैं। इसीलिए हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप शुरू से ही अगर वेडिंग फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के बिजनेस में आते हैं तो इसे बिजनेस की तरह ही ट्रीट करिए। तो आज का सेकंड पॉइंट है यू शुड बी एबल टू हैंडल क्लाइंट्स, देयर एक्सपेक्टेशंस, द गैदरिंग्स एंड देयर फैमिली। मतलब एक एग्जांपल पकड़ लीजिए, आप एक शूट में हैं और आपको एक ग्रुप फोटो लेना है या फिर ग्रुप का वीडियो लेना है। तो आपको तो ऑब्वियसली उनको डायरेक्शन देना पड़ेगा कि कैसे खड़े होने से अच्छा लगेगा फोटो। तो उस टाइम पे ना आपका जो ग्रुप गैदरिंग को कंट्रोल करने का एबिलिटी है वो काम में आएगा। कोई कोई क्लाइंट्स कैमरा शाय भी होते हैं, तो उन्हें कैसे डील किया जाए, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए इस बिजनेस में आने से पहले। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। अगर आप देख रहे हैं वो कैमरा शाय हैं, मतलब वो थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे हैं पोज देने के लिए, या फिर आपके मतलब कैमरे के सामने वो सीरियस हो जा रहे हैं, मतलब पूरा स्टिफ हो जा रहे हैं, तो उस टाइम आपको क्या करना है ना, कैमरा को साइड में रख देना है और ट्राई करना है उनके साथ थोड़ा बात करने के लिए। इससे क्या होगा, वो थोड़ा कंफर्टेबल होंगे कि हाँ, जो आदमी मेरा फोटो ले रहा है वो नॉर्मल पीपल है, ना कि कोई इक्विपमेंट पकड़ के मेरे मुंह पे, मतलब मैं कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। वो चीज का डर उनके मन से दूर हो जाएगा अगर आप उनसे बात करेंगे विदाउट कैमरा से।
और अगर आप देख रहे हैं वो पोज भी कंफर्टेबली नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इजीली उनको बोल सकते हैं कि आप पोज मत करिए, आप कुछ ना कुछ एक्शन करिए। मतलब जैसे कि आप एक दूसरे के साथ बात करिए। टू बी ग्रूम, आप ब्राइड को थोड़ा चिढ़ाए, या फिर ब्राइड भागने की कोशिश कर रहा है और ग्रूम को बोले कि आप उनको पकड़ो और जोर से पकड़ के रखो। या फिर ऐसे कर सकते हैं शादी वगैरह में, रिसेप्शन वगैरह में ग्रूम को बोल सकते हैं कि ब्राइड का जो हेयर है उसको थोड़ा टक करें सामने सामने देख के। तो इसमें क्या होगा कि उनका जो मतलब रोमांस पार्ट है, उनका जो मतलब उनके अंदर का जो केमिस्ट्री है वो उभर के आएगा, और ये चीज आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो कंफर्टेबली कर रहे हैं। और जब कोई भी कपल नेचुरली पोज दें, या फिर आप उनके नेचुरल कैंडिड्स मोमेंट को परफेक्टली शूट करें, तो वो फोटोज 90% केसेस में बहुत बढ़िया आता है। और इसी चीज को लोग भी आजकल बहुत पसंद करते हैं कि हमें कैंडिड मोमेंट्स चाहिए। तो आज के टॉपिक का थर्ड पॉइंट है, वेडिंग फोटोग्राफी इज नॉट अबाउट जस्ट टेकिंग फोटोज। इसका मतलब क्या है? एक नेचर का फोटोग्राफी कर रहे हैं, या फिर कोई न्यूज का फोटोग्राफी कर रहे हैं, हर चीज में एक चीज इंपॉर्टेंट रहती है, वो होती है कि सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सब्जेक्ट एज इट इज नहीं है। सब्जेक्ट की शादी है, और शादी हर किसी के लाइफ का एक इंपॉर्टेंट डे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, आई शुड ऐड दैट। तो उस दिन वो बहुत सारे इमोशंस के थ्रू गुजरते हैं। आपको उस एबिलिटी को रखना चाहिए कि हर इमोशन में आप एक आर्टिस्टिक विजुअल निकाल पाए। सो आपको उनको फोर्स नहीं करना है, ना ही उनके इमोशनल टाइम के दौरान आप उनको डिस्टर्ब करें। ये सब ना करके आप ट्राई करिए उनके साथ मिलने के लिए। थोड़ा वेडिंग से पहले भी उनके साथ बात करिए, कुछ डिस्कशंस करिए, उनके बारे में डिटेल्स जाने। तो ये इंसिडेंट मेरे साथ रिसेंटली हुआ था। मैंने जब क्लाइंट मीट के लिए उनके घर गया, विजिट के लिए, तो उनके साथ सब डिस्कशंस हुआ, कैसे कैसे प्लानिंग्स है, कौन से दिन में क्या क्या इवेंट्स है। तो उस डिस्कशंस में उन्होंने कहा कि देखो आदर्श, हमें ये सब तो चाहिए, हमें तो पूरा कवरेज चाहिए, हर इवेंट, हर गेस्ट का फोटोज चाहिए, आप ट्राई करो पूरा कवर करने के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारे दादाजी का फोटो, मतलब उनके ग्रैंडफादर का फोटो। बात करने के बाद पता चला कि उनके ग्रैंडफादर वो जब बहुत छोटी थी तब से गुजर गए, लेकिन जब तक वो थे, वो मतलब मेरे जो क्लाइंट को बहुत, मतलब उनके पोती को बहुत प्यार करते थे, और पोती भी उनको बहुत चाहती थी। देखिए, अगर हम ये डिस्कशन नहीं करते तो चांसेस बहुत है कि हम उस फोटो को कवर करने को भूल जाते। तो अगर हम पहले से बात किए हुए हैं, तो एक दिमाग में रहता है कि ये चीज हमको कवर करना है। तो फोर्थ पॉइंट है हैविंग योर ओन स्टाइल। मतलब अपना एक स्टाइल रखिए फोटो खींचने का, जो लोगों को बताए कि ये फोटोज आदर्श ने ली। मतलब मान लीजिए मुझे मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे पसंद है कैंडिड शॉट्स लेने का, और कैंडिड्स में भी मैं कभी कभी डायरेक्शन भी देता हूं कि मान लीजिए आप चल के आ रहे हैं, ये फोटो को भी पकड़ लीजिए, मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूं। तो ये जो फोटो है, इसको खींचने के लिए हमने क्लाइंट को बोला कि आप आइए, और यहाँ पे खड़े होने के बाद सन के ओर फेस करके सन रेज को अपने फेस पे फील कीजिए। तो वो बोली, सन रेज को कैसे फील करूं, मेरे तो आंखें बंद हो जाएगा ना, आंखें बंद ही करनी है। तो इसीलिए हमने बोला कि आप सन रेज की ओर फेस करें।
और जब वो आई और खड़ी हुई और सन रे को फेस की, तो अपने आप उनका आंख बंद हो गया, और जो इंटेंसिटी से बंद हुआ, तो वो मोमेंट हमने कैप्चर किया। लेकिन टेक्निकल व्यू में मुझे पोर्ट्रेट शॉट्स लेना पसंद है। अगर वो सिंगल है, सिंगल को भी, और अगर कपल है, कपल को भी मैं ऐसे ही डायरेक्शन दूं कि वो कामली अपना इंटरेक्शंस करें, और उस सीन को मैं थोड़ा दूर से, मैं मोस्टली पोर्ट्रेट्स के लिए 85 या फिर 50 मिलीमीटर यूज करता हूँ। 35 मिलीमीटर भी यूज करता हूँ, लेकिन कभी कभी, और उसका भी यूज है, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो मैं 50 और 85 मिलीमीटर से आइसोलेट करता हूँ सब्जेक्ट को, और उनको मेरे डायरेक्शन से कामनेस देता हूँ, तो मेरा फोटोज कुछ इस तरह का निकल के आता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये थी मेरी बात। ऐसे ही हर किसी का एक खुद का स्टाइल होता है, जिस स्टाइल के ऊपर लोग उनको पसंद करते हैं। तो ऐसा ही आपको भी अपना एक स्टाइल आपके लाइन में अपनाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि लोग आपके काम को और सबके काम से डिस्टिंग्विश कर सकें। तो उसी के साथ हम फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है नो द गियर, इक्विपमेंट्स एंड लाइटिंग। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने फर्स्ट डे, इवेंट का फर्स्ट डे, क्लाइंट को आउटडोर में लाके शूट किया। शूट करने के बाद, और आप जब इंडोर जाके उनको पोज करने बोल रहे हैं और उन्होंने पोज दे भी दिया, और आपने कैमरा रेडी किया, तो आप क्या देख रहे हैं कि बाहर तो फोटोज ठीक आ रहे थे, अभी अंदर आ जाने के बाद ये फेस का कलर ऑरेंज कैसे हो गया। फिर आप देख रहे हैं ये ऑरेंज को व्हाइट कैसे करना है। अगर आपको पता भी है कि व्हाइट बैलेंस का चक्कर है, क्योंकि अंदर वार्म लाइट है इसीलिए वार्म हो गया, तो उसी के टाइम आप व्हाइट बैलेंस का बटन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हाँ, तो इस मोमेंट में क्या होता है ना, आप तो कैमरा में लगे रहते हैं, 1 मिनट 1 मिनट, वो क्या करते हैं, वो पोज में खड़े रहते हैं और सोचते रहते हैं कि यार इसको फोटोग्राफी आता है या नहीं, वो क्या फोटो उठा रहा है मेरा। हाँ, मजाक की बात नहीं है, ये एक सीरियस टॉपिक है। नो योर गियर। जो भी आप इक्विपमेंट्स लेके जाते हैं, उसको अच्छे से ऑपरेट करना सीखें। तो हर सिनेरियो में आपको इक्विपमेंट्स को जानना जरूरी होता है, कौन सी जगह पे कौन सी सेटिंग है और कौन सी सेटिंग दबाने के बाद क्या होता है, ताकि आप क्लाइंट के सामने जाके सेटिंग्स ना चेंज करें और कंफ्यूज ना दिखें एटलीस्ट। इसे डील करने का एक वे है, मैं शॉर्टकट से बताता हूं। इस टॉपिक के ऊपर हम किसी दिन एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे। मैंने भी इनिशियल स्टेज में इस प्रॉब्लम का फेस किया हूं, इसलिए मैं इतने अच्छे से आपको समझा पा रहा हूं। और आप, मैंने बताया भी था कि मैं जो भी इस चैनल पे बताता हूं, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूं। तो ऐसे सिनेरियोज को डील करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जा रहे हैं, इंडोर से आउटडोर जा रहे हैं या फिर आउटडोर से इंडोर जा रहे हैं, तो हमें पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें देखना है कि उस लोकेशन का लाइटिंग कैसा है। बाहर है तो सनलाइट होगा, और सनलाइट हमेशा 5500 5600 केल्विन पे रहता है। तो उस हिसाब से अगर हम अंदर आ जा रहे हैं, अंदर वार्म लाइट है, तो वार्म लाइट का टेम्परेचर कम होगा, तो उस हिसाब से हमें कैमरे में भी टेम्परेचर एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसी चीज को अगर हम दिमाग में रखें कि हर टाइम अगर हम लोकेशन चेंज कर रहे हैं, तो लोकेशन चेंज करते ही पहला काम हमारा होना चाहिए, हम लाइटिंग असेस करें और एंगल्स देख लें, ताकि क्लाइंट को पोज देने के बाद, वो खड़े हो जाने के बाद हम हमारा सेटिंग्स चेंज ना करें और कंफ्यूज ना दिखें, और फिर उनको ना बोले कि ये अच्छा नहीं लग रहा, फिर यहाँ पे चलते हैं। ये सब चीजें हमें मतलब हमारे लिए अच्छी नहीं होती, हमें वीक शो करते हैं, हमें नॉन कॉन्फिडेंट, अनकॉन्फिडेंट शो करते हैं उन क्लाइंट के सामने, और प्रोफेशनलिज्म कहीं ना कहीं छूट जाता है। ऑल्सो, अगर आप अपने गियर्स एंड लाइटिंग के बारे में अच्छा नॉलेज रखें,
तो आप बहुत ही क्रिएटिव आउटपुट्स निकाल सकते हैं। हर वेडिंग के सिनेरियो में हमारे पास बहुत कम टाइम रहता है और उसी टाइम के अंदर अगर आप कैमरे के सेटिंग्स को चेंज करें, लाइटिंग में कंफ्यूज हो जाएं, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। तो उस हिसाब से आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए गियर्स एंड लाइटिंग के नॉलेज को एक्वायर करने में। उसके बाद आप अगर शूट को जाते हैं तभी आप एक अच्छा आउटपुट निकाल पाएंगे। तो सिक्स्थ पॉइंट है प्राइसिंग रिफ्लेक्ट्स योर वैल्यू। इस लाइन में आप फ्रीलांसिंग करें या फिर सर्विस प्रोवाइड करें, आपका जो प्राइसिंग होता है वो आपके वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। मान लीजिए आप एक नए फोटोग्राफर हो और मेरा दोस्त है जो क्लाइंट है वो एक फोटोग्राफर ढूंढ रहा है और उसका इवेंट बहुत ही बड़ा है। तो ऑब्वियसली वो एक नए फोटोग्राफर को, एक न्यूबी को तो काम नहीं देगा। वो किसको देगा? जो थोड़ा प्रोफेशनल है, जो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है और मोस्टली जिसका काम उसे अच्छा लगे। अगर आप एक क्लाइंट हो और आपको आपके इवेंट के लिए एक अच्छा फोटोग्राफर चाहिए, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अच्छे फोटोज, अच्छा डिलीवरी, अच्छा बिहेवियर और प्राइसिंग। आप प्राइसिंग कितना एक्सपेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली हाई होगा, क्योंकि अगर कोई फोटोग्राफर इतना अच्छा फोटोज ले पा रहा है तो वो इसीलिए ले पा रहा है क्योंकि उसने अपने लाइफ का बहुत सारा टाइम एंड एफर्ट इस लाइन में दिया है और उसने जो एक्सपीरियंस पाया है उस एक्सपीरियंस से आज उसका फोटोज आपको अच्छा लग रहा है। कि अगर आप अच्छा वैल्यू डिलीवर करते हैं तो आपका प्राइसिंग भी अच्छा ही रहना चाहिए और तभी आप अपने एफर्ट्स और अपने टाइम को जस्टिफाई कर पाएंगे। सो हमारा 7 पॉइंट है टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए, स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट इस लाइन में हमें पैरेलली करना पड़ता है, क्योंकि पहला सिनेरियो में क्लाइंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेट से आते हैं, तो हमें फोटोज खींचने के लिए सेपरेट टाइम नहीं मिलता। तो जो भी इवेंट्स के दौरान 5-10 मिनट हार्डली मिलते हैं उसी के अंदर हमें फोटोज खींचने होते हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि आपने तो टाइम नहीं दिया और हम फोटोज कैसे निकाले, ये भी नहीं बोल सकते। तो ये स्ट्रेस हमेशा हमारे सिर पे रहता है कि जितना भी टाइम मिले उसी के अंदर हम एज एक्सपेक्टेड फोटोज डिलीवर करें। दूसरा सिनेरियो यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन में 2 इवेंट्स होते हैं या फिर एक इवेंट पूरा दिन चलता है और अगले दिन सुबह 4 बजे तक चलता है और 4 बजे खत्म हुआ, आप पैकअप किए, घर आए या फिर आपके ऑफिस आए, आपने डाटा कॉपी किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर आप रेस्ट लेने के टाइम ही 7-8 बज गया और 8 बजे आपका दूसरा इवेंट है। तो इस चीज का आपको मतलब 24 आवर्स काम करना पड़ता है एक एक दिन में। तो ये भी आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 24 आवर्स रेस्टलेस हो गए तो एक सेकेंड डे के इवेंट में आपका इनपुट थोड़ा कम हो जाएगा, आप ऑप्टिमली काम नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है क्लाइंट एक्सपेक्टेशन एंड डाटा बैकअप। ये दोनों को आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिस पे कवर करना है। क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस जो है आप अपना पूरा एफर्ट दीजिए वो कवर करने के लिए। और डाटा का बैकअप है तो ऑन स्पॉट ही बैकअप करने का ट्राई कीजिए। लैपटॉप कैरी कर लीजिए या फिर दूसरा मेमोरी कार्ड रख सकते हैं। अगर एक एक मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डिंग हुआ तो एक इवेंट खत्म हुआ तो वो मेमोरी कार्ड कॉपी करने के लिए दे दीजिएगा, फिर सेकेंड मेमोरी कार्ड पे रिकॉर्डिंग करिएगा। क्योंकि डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये एक बार कट गया, मतलब एक बार अगर करप्ट हो गया मेमोरी कार्ड, तो ये डाटा रिटर्न नहीं आ सकता। तो ये बहुत दिक्कत की बात होती है
वो तो डाटा और उनको मिलता नहीं, और आपका भी इमेज बहुत खराब होता है उस टाइम में। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है इस लाइन में। और आज के टॉपिक का आखिरी पॉइंट है, देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल इन दिस लाइन। देखिए, अगर आप आज काम करना स्टार्ट किए, ऐसे तो नहीं आप पहले दिन से ही बहुत ज्यादा चार्ज करें। अर्ली फोटोग्राफर्स जितना चार्ज करते हैं आपको उतना ही, या फिर उनसे थोड़ा कम चार्ज करना पड़ेगा, तभी आपको लोग चांस देंगे कि हाँ तुम आके काम करो। तो वो चांस में आपको क्या करना है कि आपका 100% देना है, दिल से काम करना है, और जितना हो सके अपने आप को बेटर करना है, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। और अगर आप इस लाइन में अपना 100% देके और एक विजन रखें कि मुझे इस मुकाम पे पहुंचना है, मुझे अपना नाम को इतना ऊपर पहुंचाना है कि सब मुझे जाने, और मेरे बिजनेस को इतना बड़ा करना है, तो जरूर आप इस लाइन में एक्सेल करेंगे। मैंने खुद से ही जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं बहुत ही कम प्राइस में प्रोजेक्ट्स लेता था, और आज के डेट पे मैं देख रहा हूं मेरा ग्रोथ एक्सपोनेंशियली हुआ है। और ये भी नहीं कह सकते कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, नहीं है, अभी हम प्रोसेस में हैं। लेकिन जो सिचुएशन था 7 साल पहले, उससे कहीं ज्यादा हम आज अर्न कर रहे हैं, और आगे भी हम एफर्ट्स देते रहेंगे, और हमारे बिजनेस, हमारे काम करने के तरीके को डेवलप करते रहेंगे, ताकि हमारे जो भी फ्यूचर कस्टमर्स हैं उनको हम सेटिस्फाइड आउटपुट डिलीवर कर सकें। तो ये था आज के वीडियो के सारे कंटेंट्स। आशा करता हूं आपने इसमें से कुछ सीखा, क्योंकि ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं। आपको कुछ तो आइडिया आ गया होगा आज के वीडियो के बाद कि वेडिंग फोटोग्राफी का बिजनेस कैसा है, उसका नेचर कैसा है, आपको क्या क्या झेलना पड़ता है इसमें, और क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, और कैसे काम करना है, और लोगों के साथ कैसे मिलना है। ये तो बहुत वास्ट टॉपिक है, जिसको हमने जितना छोटा हो सके हमने ट्राई किया, फिर भी बहुत लंबा हो गया वीडियो। आज जिस जिस टॉपिक पे भी हमने बात किया, हम ट्राई करेंगे उस टॉपिक को एलाबोरेट करके एक एक सेपरेट वीडियो हर टॉपिक पे बनाएं, और आपके लिए वो प्रेजेंट करें। तो आशा करता हूं आज का कंटेंट आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट्स देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे हर नए वीडियोस के साथ आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। दिस इज आदर्श साइनिंग ऑफ। बाय बाय।